In the last class, we were discussing about the various features that are required for cloning a DNA or cloning the gene of interest in a particular microbe or in a cloning vector, right? तो हम कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहे थे, हम उनको डिस्कस कर रहे थे एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट PBR 322, राइट? अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कि कैसे कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाती है, क्या क्या सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क दैट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के, राइट? सो अनदर फीचर जो थोड़ा सा ऑब्वियस लगेगा बट उसको समझने की ज़रूरत है कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना लिया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को चेक करने के मेथड्स भी डिवाइस कर लिए कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है या नहीं बना, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर्स थे। लेकिन हमने जो अपने जीन्स बनाए हैं उनको भी तो क्लोन कराना है, तो उनके लिए वेक्टर्स कौन से होंगे? वेक्टर्स कौन से होंगे? वेक्टर होता क्या है? कैरियर होता है, मतलब जो उनको कैरी करेगा। तो उन जीन्स को प्लांट्स या एनिमल्स में अगर हमें क्लोन कराना है तो उनके लिए वेक्टर्स क्या होंगे? तो इसके लिए ना हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, या फिर आप कह सकते हो कि हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली। चीटिंग कर ली मतलब एक्चुअली व्हाट डिड वी डू वाज कि हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं जो ये डिसीजेस कॉज कर देते हैं एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में, तो हाउ डू दे कॉज डिसीजेस। जब हमने उसको डिटेल में स्टडी किया तो हमें पता चला दैट व्हाट डू दे डू इज दे ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट, उसके साथ रिकम्बाइन कर देते हैं। देन दे dictate the host DNA to make their own proteins, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इनका अपना डीएनए एंटर कर चुका है। मतलब ये कर क्या रहे हैं, एक बॉडी में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की हो। पहली बात तो उसके डीएनए में अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही अपनी एक और दादागिरी चला रहे हैं, वो ये चला रहे हैं कि तुम हमारे वाला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही बनाओ, राइट? तो फिर जब वो ऐसा कर रहे थे तो हमने क्या किया, हमने कर ली चीटिंग। हमने चीटिंग कर ली मतलब उनकी कॉपी कर ली। अब हमने क्या किया, पहले आप एक एग्जाम्पल समझो फिर मैं बताऊंगी कि हमने क्या किया। तो एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एंड काइंडली हाईलाइटेड, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट डज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डू और हाउ इज इट यूज्ड फॉर क्लोनिंग द वेक्टर्स, राइट? तो ये क्या है, ये डाइकोट प्लांट्स का पैथोजन है। तो यह इसका डीएनए का एक पीस है, हम उसको टीडीएनए बोल देते हैं, ट्यूमिफेशियन से टीडीएनए। तो ये क्या करता है, प्लांट सेल्स को ना ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ट्यूमर सेल्स कुछ जो केमिकल रिलीज करते हैं वो इस पैथोजन के काम आता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है, राइट? साथ ही साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें, कुछ रेट्रोवायरसेस हैं जो अगर एनिमल की बॉडी में एंटर कर जाएं तो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इसका मतलब वो कर क्या रहे हैं, वो अपने जीन्स को डिलीवर कर रहे हैं, राइट? या तो प्लांट की बॉडी में या फिर एनिमल की बॉडी में। तो अब हमने क्या किया कि जो इनका प्लाज्मिड था ना उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया, मतलब इनको हमने डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मतलब ये जो बीमारी कॉज करते थे ना वो तो हमने वो वाले जीन तो हटा दिए, बट इनके पास एबिलिटी तो रहेगी। किस बात की एबिलिटी रहेगी, टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट डीएनए, राइट? तो हम क्या करते हैं, इनके प्लाज्मिड्स को मॉडिफाई कर देते हैं सो दैट दे कैन बी constructed or they can be given form of a cloning vector, right? जो पैथोजेनिक नहीं होगा लेकिन वो ऐसे मैकेनिज्म्स यूज कर सकता है सो दैट दे कैन डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट्स और इनटू एनिमल्स। तो एग्रोबैक्टीरियम का आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हाउ इज इट यूज्ड, सो योर आंसर शुड बी so the plasmid has been modified into a cloning vector which is no more pathogenic but can deliver the gene of interest, right? और ये हुई प्लांट्स की बात, तो एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनको हमने डिसआर्म कर दिया है और फिर हमको जीन्स और हम उनको जीन्स डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं।
तो अभी तक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के तरीके देख लिए, हमने टूल समझ लिए, फिर हमने मैकेनिज्म समझ लिया, राइट, कि कैसे कैसे होगा, और डीएनए को अभी तक लाइगेट कर लिया। लेकिन अब जो मेन इम्पॉर्टेंट एक और बात आती है, चलो मान लो ठीक है कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया और फिर उसके बाद किसी ना किसी तरीके से एक हमने स्टेप आगे पढ़ लिया कि डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया, और वो जो डीएनए इंट्रोड्यूस कराया किसी बैक्टीरिया में, ये तो वो आगे जाके क्लोन कर गया। लेकिन ये जो बीच में ना एक बहुत बड़ा सा लूप होल है, जिसको मैंने एक लाइन में कवर कर दिया कि मैंने डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया। ये लाइन जितनी बोलने में इजी लग रही है, जितनी बोलने में सिंपल लग रही है कि हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, वो उतना इजी है नहीं। इसके लिए पूरी की पूरी एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब हमें डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक कॉम्पिटेंट होस्ट में। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ नेसेसरी एबिलिटी है या जिसमें कुछ नॉलेज है, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको इसके लिए कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, मतलब आपको उसके लिए एफिशिएंट बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए केपेबल होना पड़ेगा, राइट। अब आप देखो, खुद सोचो, हमारा डीएनए क्या है? Hydrophilic molecule. And if you can remember, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप पढ़ते थे, लिपिड्स पढ़ते थे, राइट, लिपिड की बाइलेयर पढ़ते थे। तो जब आप लिपिड की बाइलेयर पढ़ते थे, वहां पढ़ते थे कि हेड है एंड टेल है, हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक टेल है, राइट। तो मेम्ब्रेन से तो पास हो नहीं सकता। तो अब क्या करें, डीएनए को प्लाज्मिड का जो हमारा डीएनए है उसको एंट्री तो अंदर करानी ही करानी है ना। तो मतलब सेल्स को कॉम्पिटेंट तो बनाना पड़ेगा ताकि वो डीएनए टेक अप कर सके। तो इसलिए कभी कभार क्या किया जाता है, जो सेल्स है ना, बैक्टीरियल सेल्स है, उनको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है, राइट। तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, डाइवेलेंट केटायन मिल जाता है कैल्शियम। कैल्शियम पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, राइट। अब क्या है, जब हम इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करवाते हैं ना, हमारे जो पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम आयंस हैं, वो जो हमारा डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, तो हमारे नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारी जो इनर कोर है सेल का, मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे कैल्शियम आयंस हैं, वो नेगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिवली चार्ज आयंस में एक आयन हमारा या फिर जो एक मटेरियल है वो डीएनए का भी है। तो इस तरीके से वो हमारे डीएनए को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैल्शियम ही होगा, और भी बहुत सारे आयंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू द सेल। कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकता है, मैंगनीज भी हो सकता है, रुबीडियम भी हो सकता है, अलग अलग आयंस हैं विच कैन बी यूज्ड to make the entry of the DNA inside the cells, right? And one more thing, कभी कभार ना यहाँ से आपसे सीबीएसई तो नहीं पूछती, लेकिन कभी कभार ना ये पूछ लिया जाता है कि जो ये कैल्शियम क्लोराइड है ना, इनको या फिर इसको कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको ठंडा ही क्यों रखना है, इनको कोल्ड ही क्यों रखना है। एक्चुअली बात ये है कि ये वाले जो सेल्स होते हैं बहुत सेंसिटिव और फ्रिजाइल सेल्स होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं ना, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे सेल डेथ के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो अगर हमने कैल्शियम इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो जो डीएनए को ये बैक्टीरियल वॉल के पास लाने में हेल्प कर देगा। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हीट शॉक दे देते हैं एकदम से इसको। बैक्टीरियल वॉल को जब हीट शॉक देते हैं या बैक्टीरिया को हम हीट शॉक देते हैं, तो इसके सेल वॉल में पोर्स बन जाते हैं। और जैसे ही सेल वॉल में पोर्स बन जाते हैं, हम डीएनए को ऑलरेडी पास ले आए हैं सेल वॉल के, किसके थ्रू, कैल्शियम के थ्रू। तो जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद वापस से हम सेल्स को आइस पे रख देते हैं, मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डीएनए है दैट एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, राइट। देखो, अभी तक हमने जो एनसीईआरटी के हिसाब से स्टडी किया था वो यही था कि जो हमने कैल्शियम के थ्रू ट्रीटमेंट कराया, कैल्शियम के थ्रू ट्रीटमेंट कराया तो डीएनए बैक्टीरिया के पास आ गया, राइट, उसके सेल वॉल के पास आ गया। उसके बाद
हम दो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये दे रखा है, बट कीप इट इन माइंड कि हमने कैल्शियम कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट कराया है, जिसके थ्रू वो सिर्फ पास आया है और पोर्स बन जाएंगे। हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन वी विल पुट देम बैक ऑन आइस, राइट। देखो ऑलरेडी एनसीईआरटी ने खुद लिख दिया है दैट यू विल पुट देम बैक ऑन आइस, मतलब ऑलरेडी वो कहाँ थे, आइस पे थे, मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो इसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया होगा दैट विल टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम उनको हीट शॉक दे दें या कोल्ड ट्रीटमेंट, और या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन दे दें, जिसकी वजह से हमारा डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाए। लेकिन इसके सिवाय और भी बहुत सारे मेथड्स हैं थ्रू विच द डीएनए कैन बी मेड टू एंटर इनसाइड द सेल्स, एंड दीज मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक नंबर के हिसाब से आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय बायोलिस्टिक्स और जीन गन, और व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इंजेक्शन। तो ये जो बायोलिस्टिक्स और जीन गन है, ये तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो माइक्रो इंजेक्शन एज द नेम सिग्निफाइज कि डीएनए को इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है, राइट। कुछ भी जो वैक्सीन होती है या कोई मेडिसिन होती है, तो डीएनए को इंजेक्ट किया जा रहा है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली, राइट, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा सा। तो जो हमारा डीएनए है दैट हैज बीन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। एक और मेथड है जो यूजुअली प्लांट्स के लिए सूटेबल है। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स लिए जाते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हम उनको बोलते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स होते हैं, और उनको कोट किससे कर देते हैं, डीएनए से। फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे गन यूज की जाती है, तो हम इसको जीन गन बोलते हैं, और इसका दूसरा नेम है बायोलिस्टिक्स। सो जीन गन जो यूज की जाती है, दे आर यूज टू शॉट द गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स विच आर कोटेड विद डीएनए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स, राइट। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने अभी डिस्कस की थी, दिस आर्म्ड वैक्टर्स, जैसे अभी एग्रोबैक्टीरियम का एग्जाम्पल यूज किया था, या फिर रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल था, कि इनको डिसआर्म कर देंगे। डिसआर्म मतलब जो इनके अपने जो भी तरीके हैं उनको खत्म कर देंगे। हम कहेंगे कि जो मैं आपको कह रही थी कि हमने चीटिंग कर ली, मतलब ये डिसीज कॉज नहीं कर पाएंगे, बट हम इनको यूज कर लेंगे इन ऑर्डर टू transfer the gene or transfer the DNA into the host cells, right? After that, we need to revise the processes that are used in recombinant DNA technology. So some of these we have already done, right? And now there is, you can फील लाइक अब थोड़ा सा ना चैप्टर की समरी आ रही है, राइट। चैप्टर की समरी के साथ साथ थोड़ा सा कुछ और डिटेल में समझना भी है, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं, एक प्रोसेस समझनी है, एंड रेस्ट इज समरी, राइट। तो अगर अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं विच आर यूज्ड। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप डीएनए की आइसोलेशन करो, आप डीएनए को अलग करो। कौन से डीएनए को, जिसका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए। फिर उस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करो, राइट। फिर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करके आपको पूरे के पूरे फ्रेगमेंट्स नहीं चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको आइसोलेट करो, उसको किसी वेक्टर में लाइगेट करो, वेक्टर में लाइगेट कर दिया, फिर उसको होस्ट में ट्रांसफर करो। होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद एक्चुअली हमारा मेन काम क्या था, इफ़ यू रिमेम्बर जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आई टोल्ड यू कि हम बायोटेक्नोलॉजी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ हमें एंजाइम्स चाहिए हो सकते हैं, कुछ हमें प्रोटीन्स चाहिए हो सकते हैं, कुछ हमें वैक्सीन्स चाहिए हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स चाहिए हो सकती हैं। तो हमें अल्टीमेटली एंड में प्रोटीन ये कुछ अपने प्रोडक्ट्स चाहिए, दैट टू मेजरली एट लार्ज स्केल और समटाइम्स एट स्मॉल स्केल, राइट। तो हमें तो मेन वहां तक जाना है ना, हमें तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने हैं। तो उन स्टेप्स को वापस से रिविजिट कर लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत हमारी इंफॉर्मेशन रह गई है उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के आइसोलेशन करना। अब हम यहाँ पे उस बेसिक स्टेप से चल रहे हैं कि मैंने आपको कोई टिश्यू का पीस दे दिया, मैंने आपको कुछ सेल्स दे दिए, एंड आई से कि यहाँ से मुझे डीएनए आइसोलेट कर दो, मुझे ये वाला डीएनए चाहिए। हाउ विल यू डू दैट। अब अगर हम सोचें कि हमारा जो डीएनए है, वेयर इज इट प्रेजेंट, इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है,
सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो सेल की भी कुछ मेम्ब्रेन्स है, मतलब हमारा जो डीएनए है दैट इज इनक्लोज इनसाइड द मेम्ब्रेन्स, राइट। तो उस डीएनए को निकालने के लिए सेल को तोड़ना पड़ेगा, उन मेम्ब्रेन्स को खत्म करना पड़ेगा। चलो अब कुछ तरीका निकालते हैं कि उन मेम्ब्रेन्स को खत्म करना पड़ेगा। बट इन एडिशन टू दैट, ऐसे थोड़ी है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट है, आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं। तो अब क्या तरीका है उन सब चीज़ों को अलग करने का? तरीका ये है कि हम बैक्टीरियल सेल्स को या जो भी सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको एंजाइम्स के साथ ट्रीट करवाया जाए, राइट। मतलब अगर बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं तो वील यूज़ लाइसोजाइम, प्लांट सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो वील यूज़ सेल्यूलेज, और फंगस यूज़ कर रहे हैं तो वील यूज़ काइटिनेज। क्यों? बिकॉज दीज विल डाइजेस्ट द सेल वॉल्स, राइट। ओके, तो अब अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का आपने बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है, आपको ये भी पता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, आरएनए भी प्रेजेंट है। तो ये जो आप कुछ कुछ चीज़ें हैं काइंडली हाईलाइटेड वॉट एवर आई एम हाईलाइटिंग इन माई एनसीईआरटी। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं या एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो आरएनए को कैसे रिमूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन्स को कैसे रिमूव करेंगे? प्रोटीएस। तो ये जो एंजाइम्स होंगे ना ये डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब प्रोटीएस जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है, राइबोन्यूक्लियस जो होता है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, राइट। और अगर हमें पता चलता है कि कुछ और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं तो फिर हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स लेते हैं। मान लो कुछ और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं सो दैट अदर थिंग्स कैन बी डाइजेस्टेड आउट, और जो हमारा डीएनए है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिल जाए। हम चिल्ड इथेनॉल यूज़ करते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, और चिल्ड इथेनॉल की वजह से जो हमारा डीएनए है दैट प्रेसिपिटेट्स आउट। और अगर हमें देखना हो तो हमें टेस्ट ट्यूब में ना नीचे नीचे फाइन थ्रेड से दिखते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डीएनए है ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया है, और फिर हम अपने डीएनए को निकाल लेते हैं। चलिए, अब एक सेल में से डीएनए तो निकाल लिया, लेकिन अभी तो बहुत सारी प्रोसेस बाकी है। अब उस डीएनए को कट भी करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं भी कट कर सकते हो। यू नीड टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, राइट। कैसे होगा? किसी भी चीज़ को काटना है तो सिजर्स चाहिए, और हमारी मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब रिस्ट्रिक्टेड साइट्स पे जो कट करते हैं। तो restriction enzymes can be exo or endonucleases. So we would be using restriction enzymes to cut the DNA at specific locations, right? उसके बाद जब उसको कट कर लिया, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा सीधा यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है कि ग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फिर हम, क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की वजह से डीएनए के छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, राइट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, और हमें पता है कि साइज और चार्ज के हिसाब से हमारे डीएनए के पीसेस का सेपरेशन हो जाता है, राइट। तो जो हमारा वेक्टर डीएनए है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से अलग करने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद डीएनए की ज्वाइनिंग करानी है। पहले तो डीएनए निकाल लिया, डीएनए को कट कर लिया, डीएनए को अलग अलग कर लिया। अब वेक्टर डीएनए और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ज्वाइनिंग करानी है, तो फिर क्या करते हैं? लाइगेस ऐड कर देते हैं। लाइगेस ऐड कर लेते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर होगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज एम्पलीफाई करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग पीसीआर। पहली बात तो पीसीआर की फुल फॉर्म याद रखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कभी के बाद याद नहीं रहती और एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है यहाँ से। ऑन पीसीआर शायद अभी आपको थोड़ा सा सुनने में भी आ रहा होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड-19। सो जब हम इसके टेस्ट की बात करते हैं तो जो सबसे पहला और जो सबसे ट्रस्टवर्दी टेस्ट है वो आरटी-पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। सुना होगा। जो 3 टेस्ट हैं हमारे कोविड के, आरटी-पीसीआर है
और उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट है एंड देन एलाइजा, राइट। तो ये 3 हमारे टेस्ट यूज़ हो रहे हैं। तो आरटी-पीसीआर एक्चुअली एक पीसीआर का वेरिएशन ही है। पहले आप पीसीआर समझ लो तो आपको थोड़ा-थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, राइट। बस आरटी-पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मतलब आरएनए को पहले हम डीएनए में चेंज कर देते हैं और फिर उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं, राइट। तो ये जो हमारी पीसीआर है ना, ये बहुत अच्छी सी टेक्निक है, बहुत ही काम की टेक्निक है। इसमें हमारे पास अगर छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए का छोटा सा पीस है, उसको हम 1 बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको हम 1 बिलियन टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इन विट्रो जो सिंथेसिस है डीएनए की हम वो करते हैं। कैसे की जाती है? पहले थोड़ा सा अपना जो टेक्सचुअल पार्ट है उसको हाईलाइट कर लो, देन आई गेट बैक टू द डायग्राम, राइट। ओके। तो यहाँ पे यू नीड टू हाईलाइट द डेफिनेशन ऑफ प्राइमर्स एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि हम क्या करते हैं, डीएनए का एक पीस ले लेते हैं, उसको पहले डीनेचर करवाया जाता है। डीनेचर मतलब हाई हीट पे उसको रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए वो अलग अलग हो जाते हैं। देन हम प्राइमर्स यूज करते हैं एंड प्राइमर्स आर एक्चुअली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, न्यूक्लियोटाइड्स अब आपको पता है दैट फॉर्म द बैकबोन, राइट। तो केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं और ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। तो हमारे पास जो ऑलरेडी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके हम कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स बना लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राइमर्स का काम क्या है। प्राइमर्स हमारे डीएनए को एम्पलीफाई करने में या रेप्लिकेट करने में, इनिशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो इनिशिएशन होना है रेप्लिकेशन का उसमें वो हेल्प करते हैं, राइट। और जो एंजाइम हमारा रेप्लिकेशन में यूज होता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हमारा एंजाइम हमारे प्राइमर्स को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। हेल्प करने के लिए या फिर एक्सटेंड करने के लिए हमें कुछ और न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। मतलब आप ऐसे सोच लो कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले नींव डाली जाती है ना, उसके ऊपर आप और ब्रिक्स लगाते हो। सो दैट नींव, आप पहले सोच लो कि ऑलरेडी कोई बिल्डिंग थी दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कॉपी बनानी है। उसकी कॉपी बनाने के लिए जो नींव डाली जाएगी ना दैट इज आर प्राइमर, राइट। उसके ऊपर जो और ब्रिक्स लगाई जाएंगी वो हम एडिशनल न्यूक्लियोटाइड्स भी सप्लाई करते हैं। उन ब्रिक्स को जिस चीज से जोड़ा जाएगा दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज हमारे प्राइमर्स को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है और उसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता जाता है, उसकी कॉपीज बनती जाती हैं। तो हम इस प्रोसेस को बहुत बार रिपीट करते हैं, बहुत बार ये साइकिल रिपीट की जाती है और इसकी वजह से हमारा जो छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी बहुत सारी कॉपीज मिल जाती है, बिलियन कॉपीज भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने अभी आपको कहा कि हम अपने डीएनए को बहुत हाई टेम्परेचर पे रखते हैं जिसकी वजह से वो डीनेचर हो जाए। उसके बाद और भी 2 स्टेप्स हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई ही रहता है। अब एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम्स तो काम ही नहीं करते ना। इतने हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स काम नहीं करते तो कोई स्पेसिफिक एंजाइम लाओ जो इतने हाई टेम्परेचर पे काम करे। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है दैट इज obtained फ्रॉम अ बैक्टीरियम and the name of the bacterium is Thermus aquaticus and highlight is as very 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 important। और कुछ याद रहे ना रहे ये तो ज़रूरी याद रखना क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुबह शाम इसको याद रख लेना कि बैक्टीरिया का नाम है थर्मस इक्वाटिकस। इससे हमें एक डीएनए पॉलीमरेज मिलता है, टैक पॉलीमरेज बोल देते हैं उसको। टैक कहाँ से नाम आया, थर्मस से टी आया, इक्वाटिकस से ए क्यू आया। जो टैक पॉलीमरेज है वो थर्मोस्टेबल है, मतलब हाई हीट पे या हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल रहता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है तो हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन करा सकता है। फिर अगर फ्रेगमेंट एम्पलीफाई हो गया फिर उसको हमने जैसे चाहे हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब आप देख लो जरा पीसीआर का डायग्राम, और ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए बिकॉज ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिर्फ 12th के लेवल पे ही नहीं, आगे भी कहीं भी जाओगे तो ये डायग्राम तो कभी भी आ सकता है, ओके।
सो नाउ लेट्स जस्ट लुक। पहले वाले फिगर में एक हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 5 डैश टू 3 डैश एंड 3 डैश टू 5 डैश। जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज मेंट और दैट इज रीजन टू बी एम्पलीफाइड। ओके, अब उसके बाद आपको जो याद रखना है, पीसीआर में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। व्हाट आर दोज 3 प्रोसेसेस? डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या है, इसको डीनेचर कर देंगे। टेम्परेचर जो यहाँ पे यूज होता है 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस। इफ यू वांट टू यू कैन नोट इट डाउन। डीनेचुरेशन का जो टेम्परेचर है दैट इज 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लिया जाता है। हीट दी जा रही है इनको। उसके बाद हमारे दो स्टैंड्स अलग अलग हो गए। दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, देन वी आर प्रोवाइडिंग प्राइमर्स। देखो ध्यान से, और केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग एंड दिस प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट एट 50 to 68 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन या फिर आप एलोंगेशन बोल सकते हो, जहाँ पे हम पॉलीमरेजेस प्रोवाइड करते हैं। टैग पॉलीमरेज दैट इज थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज और कुछ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो आगे ऐड होने हैं। एंड elongation is carried out at 72 डिग्री सेल्सियस। फिर ये प्रोसेस रिपीट की जाती है एंड डिजायर्ड कॉपी और डिजायर्ड नंबर ऑफ desired fragment or gene of interest can be obtained, right? So kindly remember these: denaturation, annealing, and extension. So after that, नेक्स्ट प्रोसेस कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराना है या इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे सेल्स होंगे उनको कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि वो डीएनए ले सके, राइट। और हम सेलेक्टेबल मार्कर्स भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें इन ऑर्डर टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। आपको याद होगा ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है कि जो हमारे ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं अगर हम उसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराएं जहाँ पे एम्पिसिलिन है तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए वो अपने आप ही डेड हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हुए हमें इसलिए पता चला क्योंकि हमने जो जीन था वो इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। और इसको हम क्या बोलते थे? सेलेक्टेबल मार्कर बोलते थे। तो ये सारा का सारा रिपीट हो रहा है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जो हमने सारा काम किया है, जो इतनी सारी लंबी प्रोसेस की है, जो पूरी की पूरी हमने कहानी पढ़ी है, उसका मेन मोटिव क्या था? अब हम वहाँ मूव कर रहे हैं कि हमारा जो जीन प्रोडक्ट है उसको हमें ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन होगा कैसे? जब डीएनए की मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि डीएनए ने ही तो अल्टीमेटली आगे इंफॉर्मेशन देनी है ना प्रोटीन बनाने की। तो मतलब जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, वी नीड टू गेट दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एक्सप्रेस हो जाए। जैसे ही एक्सप्रेस होगा, हाउ विल इट बी एक्सप्रेस्ड? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और वही तो हम चाहते हैं। या फिर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, कुछ भी हो सकता है, वही तो हमें चाहिए। उसी के लिए तो पूरी की पूरी इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी बढ़ी है, इतनी सारी प्रोसेस की है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहली बात तो हमें कुछ कंडीशंस, ऑप्टिमाइज कंडीशन देनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे हमें उनको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आराम से रेप्लिकेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे आपकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, काइंडली हाईलाइटेड। आपसे पूछ लिया जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो अगर हम किसी प्रोटीन कोडिंग जीन को किसी ऐसे होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ हेट्रोलोगस होस्ट, राइट। तो अगर हम किसी प्रोटीन एनकोडिंग जीन को हेट्रोलोगस होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब क्वेश्चन आता है ये हेट्रोलोगस होस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? हेट्रोलोगस का मतलब होता है कि कोई ऐसा होस्ट या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वो पर्टिकुलर जीन नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता,
राइट। आप आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसको हम हेटेरोलोगस बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा जीन है जो हमारी बॉडी में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट है ही नहीं, लेकिन अगर आप उसको ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दो सो वी वुड बी हेटेरोलोगस होस्ट फॉर दैट, राइट। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरियाज में, तो से फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी का या कोई एंजाइम है, चलो इंसुलिन की बात कर लेते हैं। मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया उसमें इंसुलिन के लिए जो जीन है नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, हम इंट्रोड्यूस कराएंगे सो दैट वुड बी हेटेरोलोगस होस्ट। और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, राइट। तो अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें जो हमारा होस्ट है उसको स्मॉल स्केल पे ग्रो कराना है या फिर लार्ज स्केल पे ग्रो कराना है। उसके बाद जो प्रोटीन बनेगा उसको आइसोलेट करना है और फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई करना है इन ऑर्डर टू कमर्शियलाइज इट, राइट। तो अब जो मेन मेथड है, जो मेन ऑप्शन रह गया है, दैट इज कि हमें सेल्स को मल्टीप्लाई करवाना है एक कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में, जहाँ पे कहीं का हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग बायो रिएक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बायो रिएक्टर्स होते हैं। बायो रिएक्टर्स आर एक्चुअली काइंड ऑफ वेसल्स, आप ऐसे सोच लो बड़े बड़े से वेसल्स हैं जिनमें हम कंडीशंस ऑप्टिमम प्रोवाइड करा देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, और भी उनको ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए मीडियम चाहिए, फ्रेश मीडियम लगातार देते रहेंगे, जो यूज्ड मीडियम होगा उसको ड्रेन करते रहेंगे ताकि वो अपने एक्टिव फेज में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाए। उससे क्या होगा, लार्जर बायोमास हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बायोरिएक्टर्स की डेफिनेशन है एंड काइंडली हाईलाइटेड, so and mark it as important. Bioreactors can be thought of vessels in which raw materials are converted into specific products. कौन से प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स हो सकते हैं या फिर प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स, दो ऑल आर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो माइक्रोबियल सेल्स यूज करके हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। बायोरिएक्टर करता क्या है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करता है। कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस, पीएच है, सॉल्ट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, राइट, टेम्परेचर है, ये सब ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। अगर हम बायोरिएक्टर की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू नीड टू फोकस ऑन सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर, बट आपको डायग्राम्स दोनों के ही करने हैं। और यूजुअली सिंपल स्टर्स के बारे में आपसे थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता है, स्पार्क्स का आपसे डायग्राम पूछ लिया जाता है, राइट। तो सिंपल स्टर बायोरिएक्टर में क्या है, सिर्फ एक स्टरर टैंक रिएक्टर है, एक वेसल है जिसका जो बेस है उस वो कर्व्ड बेस है। कर्व्ड बेस हेल्प क्या करेगा, it will help to facilitate the mixing of reactor contents and highlight this line क्योंकि आपको पता नहीं चलता, कभी कभार ये छोटा सा क्वेश्चन भी ट्रबल कॉज कर देता है कि बेस कर्व्ड है ही क्यों, so that mixing can be facilitated। स्टरर है ऊपर, स्टरर आप जब अपने नॉर्मली हाउसेज में यूज करते हो तो क्या होता है, मिक्सिंग के लिए यूज करते हो, तो यहाँ पे भी जो स्टरर है दैट फैसिलिटेट्स मिक्सिंग और साथ ही साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करा देता है। ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो हमारे बैक्टीरिया डिवाइड कर पाएंगे ना, राइट। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो बायोरिएक्टर में हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एयर को हम बबल कर सकते हैं थ्रू द रिएक्टर्स, राइट। एजिटेटर सिस्टम्स है पूरे के पूरे, देखो अभी ऊपर आ जाओ, अब फिगर में आ जाओ, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर में, राइट। पीएच कंट्रोल के लिए अलग मेथड्स हैं, स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टीम है, कल्चरल ग्रोथ को हमें मूव कराना है, देखो कितने सारे एजिटेटर सिस्टम्स हैं, राइट। ऊपर मोटर लगी हुई है और अगर फोम बन जाती है तो फोम को भी ब्रेक कराना है ताकि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर्ड रहे, राइट। जो इम्पेलर है हमारे पास वो क्या करेगा, हमारी पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है, जो हमारा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो क्या करता है, इंश्योर कराता है। इम्पेलर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूजल पंप होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के जैसे काम कर रहा है ना, उसके रोटेटिंग पार्ट को हम इम्पेलर बोल देते हैं, राइट, ताकि हमारा जो फ्लूइड है वो रोटेशन के थ्रू मूव हो सके। उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो नेक्स्ट वाला है ना, वो क्या है, स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम वाटर की स्प्रिंकलिंग नहीं करते किसी चीज को मॉइस्ट करने के लिए,
राइट। वी यूजुअली स्प्रिंकल वाटर टू मॉइस्चन समथिंग, तो उसको हम स्पार्जिंग बोलते हैं। तो यह स्पार्क स्टर टैंक बायोरिएक्टर, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, बबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इससे क्या होता है, बबल्स जो होते हैं ना, बबल्स से हेल्प क्या होता है, बबल्स सरफेस एरिया को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। देखो अगर आप फिगर में ध्यान से देखो कि गैस एंट्रेनमेंट है, गैस एंट्रेनमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअली एंट्रेनमेंट का मतलब क्या होता है, इंट्रैपमेंट, इंट्रैप कर लेना किसी चीज को। तो ये जो लिक्विड है ये गैस को इंट्रैप कर रही है, गैस इंट्रैप होगी तो आई एम रिपीटिंग दिस अगैन, गैस ही ज़रूरी है, हमारे पास ऑक्सीजन ही ज़रूरी है। हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे। क्यों रहे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो अलग अलग डिज़ाइन हैं, जो अलग अलग मेथड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही बेस्ड है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए। देखो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, क्योंकि हम बार बार उसको मूव कर रहे हैं, राइट। और आपको बताया गया है बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ओके, तो ये थोड़ा सा आप इसका याद रखना। उसके बाद द लास्ट टॉपिक इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसको अलग अलग टेक्निक से या अलग अलग प्रोसेसेस से फॉलो किया जाता है। कौन सी, सेपरेशन उसकी करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है। तो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, डाउनस्ट्रीम